Hello everyone, welcome to Studento। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो हमारे साथ है अंकित सर, जिनका रैंक 2 के साथ यूपीपीसीएस में असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम उनकी स्ट्रेटजी जानेंगे। उन्होंने इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए, उनके बारे में जानेंगे कि क्या एक एग्जाम्स के अलावा दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और भी तमाम प्रकार की जो बातें इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा एग्रीकल्चर बीएससी से हुआ है और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2016 से। 17 में मैंने स्टार्ट किया है और मेरा ऑप्शनल जो है एग्रीकल्चर ही है। और उसके बाद से मैंने यूपीएससी 18 फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसके बाद से मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए हैं। और यूपीपीसीएस में सर मेरा 3rd अटेम्प्ट है, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था और उसमें फाइनली नहीं हुआ। फिर इसके बाद जो 2021 जो अभी है उसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर। राइट। सो सिविल सर्विसेज के बारे में आपको कहाँ से आइडिया है कि आपको सिविल सर्विस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए? एक्चुअल में लास्ट जब ग्रेजुएशन फाइनल मैंने किया तो कई सारे मेरे फ्रेंड्स थे, तो जब वो स्टार्ट किया उन्होंने प्रिपरेशन, तो मुझे वहाँ से एक आइडिया लगा। उसके बाद मेरे एक मौसाजी हैं, उन्होंने परस्यू किया कि आप सिविल सर्विस तैयारी कर सकते हैं। उस टाइम तक मेरा कोई एग्जाम का देने का विचार नहीं था और मेरी जो जर्नी थी उस टाइम तक काफ़ी स्ट्रगलिंग थी, लेकिन मैंने वहाँ से स्टार्ट किया तैयारी। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आते गए उसमें कई सारी चीज़ें सीखते रहे, कई सारे बार फेल हुए, फिर सीखते रहे। तो फाइनली धीरे-धीरे जब चीज़ें सीखते रहे तो अल्टीमेटली ये रिज़ल्ट 2021 में अब हम देख रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया था कि आपने और भी एग्जाम्स दिए, तो थोड़ा-सा उनके बारे में बताइए। अभी आपने यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के बारे में भी बताया। जी, मैंने यूपीएससी के मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए हैं और मेरे जीएस हमें हर बार क्वालीफाई हो जाता है। थोड़ा सीसेट 3 बार से वो सीसेट की वजह से मैं क्वालीफाई नहीं कर पा रहा हूँ प्रीलिम्स। और यूपीपीसीएस में मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो पहले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। बाकी उसमें भी मैंने अच्छा दिया, मार्क्स भी ठीक से, लेकिन वही फाइनली जो रिज़ल्ट था वो कुछ 15 या 20 नंबर से मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाया। उसके बाद 20 वाला यूपीपीसीएस मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ, 21 वाला मेरा फाइनली हुआ है। उसके अलावा मैंने बीपीएससी का प्रीलिम्स दिया इस बार, उसमें भी अच्छा स्कोर हो रहा है। उत्तराखंड का प्रीलिम्स दिया, उसमें भी मेरा मेंस के लिए हुआ है, तो वो भी अभी लगा हुआ है, बस यही। राइट। जैसे कि आपने इतने सारे एग्जाम्स के बारे में बताए, आपका सबसे पहले ये बताइए मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर है सर। एग्रीकल्चर है। तो सर ये बताइए कि जैसे इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी आप एक साथ करते रहे, अलग-अलग, तो क्या पॉसिबल है ये? बेसिकली अगर हम कहें यूपीएससी और यूपीपीसीएस बिल्कुल अलाइन है, दोनों का सिलेबस एक ही है। थोड़ा यूपी स्पेसिफिक चीज़ पढ़ना है और क्वेश्चन का नेचर डिफरेंट है। लेकिन अगर आप देखें दोनों की तैयारी एक साथ बिल्कुल की जा सकती है और आज की डेट में प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक ही साथ होते हैं, तो वो आसानी से किया जा सकता है। बस प्लानिंग अच्छी हो, स्ट्रेटजी अच्छी हो और बाकी चीज़ें अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं या फिर कुछ शॉर्ट में चीज़ें बनाई हो, तो आसानी से ये किया जा सकता है दोनों में ही। जी। इतनी सारी असफलताओं के बाद आपको फाइनली इतने अच्छा पोस्ट मिला है, तो अभी आपका क्या रिएक्शन है और आपके फैमिली फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन? फाइनली एक मेंटल पीस मिला है कि एक प्लेटफ़ॉर्म हमको मिला है। बाकी फैमिली काफ़ी हैप्पी है और क्योंकि इतने साल से तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो हमें ये प्रैक्टिकली रियलाइज़ हो जाता है कि एट लीस्ट अभी जॉब सिक्योरिटी एक होना चाहिए। तो इन पोस्ट काफ़ी अच्छी है, तो एक मन में है कि हाँ, एक जॉब सिक्योरिटी है। उसके बाद अभी प्रयास जारी रहेगा, ख़ास तौर पे यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में। तो अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी सैटिस्फाई हूँ इस चीज़ से, लेकिन अभी मुझे आगे और प्रिपरेशन करना है। राइट। सो स्ट्रेटजी बताइए कि क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी, और या फिर क्या स्ट्रेटजी एस्पिरेंट को फॉलो करनी चाहिए? स्ट्रैटेजी अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करें तो बेसिकली वही 3 स्टेज में ये पूरा एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स और फिर मेंस फिर इंटरव्यू। लेकिन हमको स्टार्टिंग अगर हम देखें तो ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है इसके लिए, तो वो तीनों चीज़ें एक साथ ही करनी होती हैं। बस हमको ये ध्यान रखना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन का नेचर है प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का, तो उसके हिसाब से अपना सेपरेट चीज़ों को टाइम के साथ अलग-अलग करना होता है। बाकी अगर प्रीलिम्स की बात करें तो वो एनसीईआरटीज़ वगैरह बेसिक जिससे कि एक फाउंडेशन बन सके, वो फॉलो करते हैं। और उसके बाद अगर यूपीपीसीएस में बात करें तो
घटना चक्र आते हैं, वो घटना चक्र पीवाईक्यू होते हैं। बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बगैर प्रीवियस ईयर्स के आप देखें आगे क्वेश्चन कई सारे रिपीट होते हैं, तो उसमें अगर नहीं देखेंगे तो वहाँ कुछ लैक होगा। बाकी अगर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई और नितिन सिंघानिया हो गई आर्ट एंड कल्चर में, और स्पेक्ट्रम हो गई हिस्ट्री में, और शंकर आईएएस हो गई एनवायरनमेंट में, और एथिक्स में, और कई सारे सोर्स हैं। तो इसी तरीके से जो बेसिक बुक्स हैं वही सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के तरीके में अंतर होता है। उसके बाद मैंने जो उसको अपना 2-3 बार उस बेसिक बुक्स को पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिससे कि लास्ट के मेंस के टाइम पे मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके, क्योंकि वहाँ पे अल्टीमेटली आपको लिखना है और लिखने के टाइम आपको प्रोड्यूस करना होता है वही कीवर्ड्स या डेटा या फैक्ट्स। तो वो जब ही हो पाएगा जब आपके पास जितनी ज़्यादा बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। जी। अगर आप बुक्स को ही बेस बनाएँगे तो बुक्स को भी बनाते हैं, लेकिन फिर हाइलाइट कीजिए, नहीं अगर करते हैं तो वो शॉर्ट नोट्स आपके बहुत जल्दी रिवाइज़ हो जाते हैं। तो मेरा मानना है वो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। राइट। सो नॉर्मली यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी की जो तैयारी करते हैं तो कहा जाता है कि प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड करना चाहिए, या फिर कुछ लोग अलग-अलग करते हैं, तो आपने कैसे किया? प्रिपरेशन एक्चुअल में इंटीग्रेटेड ही होती है, और बगैर इंटीग्रेटेड किए हुए, क्योंकि आज के टाइम पे ना क्वेश्चन का नेचर ऐसा है कि मेंस में, प्रीलिम्स में सब जगह फैक्ट या एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जी। लेकिन अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1-2 महीने, अगर कुछ ज़्यादा कम है तो 3 महीने आप प्रीलिम्स के लिए दीजिए। बाकी उसके बीच में जो भी टाइम है उससे पहले वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही साथ रहता है। एक बार प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद डेडिकेटली आपको मेंस की ही तैयारी करनी है, और मेंस में बेसिकली आप टेस्ट सीरीज़ ख़ास तौर पे क्वेश्चन आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बगैर आंसर राइटिंग के यहाँ पे पॉसिबिलिटी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हों तो वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन जो लोग हैं उनके लिए आंसर राइटिंग ज़रूरी है, क्योंकि एक आंसर राइटिंग एक ऐसा है कि इवॉल्व होता है धीरे-धीरे चीज़ें, और धीरे-धीरे हम सीखते हैं, धीरे-धीरे इम्प्रूव करते हैं, तो उसके लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, बहुत थोड़ा टाइम लगता है उनको लिखने में, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी वो ज़रूरी है। राइट। हेलो, माय नेम इज़ अंकित सेंगर, और आज आप देख रहे हैं कि मैंने अपने मैप्स को और नोट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। जैसे ये मेरा मैप है वर्ल्ड का, ये भी मैप है। तो मैंने यहाँ पे अपना जो भी करंट में रहता था, या फिर जो भी मैं जीएस पढ़ रहा हूँ, तो उसको उसी मैप पे वहाँ पे लिख लिया करता हूँ, जिससे कि बार-बार वो चीज़ें जब सामने आए तो वो चीज़ याद हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अरेबियन पेनिनसुला है, या फिर इथोपिया है यहाँ पर, और सोमालिया है, तो इस पे जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मैंने इसी पे लिख ली, जिससे कि बार-बार जब मैप पे नज़र पड़े तो वो चीज़ कवर हो जाए। बाकी ये बुक्स है मेरी, और इधर भी बुक्स हैं, और ये भी मैप लगा हुआ है इंडिया का, तो इस पे भी ये सेम चीज़ जो मैंने फैक्ट्स लिख रखे हैं कि कहाँ पे कौन सा रिजर्वॉयर है, कहाँ पे नेशनल पार्क है, और कहाँ पे कितने परसेंट क्या, जो फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने ऑर्गेनाइज करके रखे। और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, जब आप देखते रहते हैं कंसिस्टेंटली चीज़ों को तो याद रहती हैं चीज़ें लंबे टाइम तक, और वो विजुअल मेमोरी में वो चली जाती हैं। बाकी ये मेरी बुक्स हैं। तो ये मेरा ऑप्शनल की बुक्स हैं, जीएस की बुक्स हैं, तो ये कॉमन बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो फॉलो करते हैं। जो मेंस है सर, मेंस काफ़ी बड़ा होता है और उसी से कहीं न कहीं फाइनल रैंक और जो भी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मेंस के बारे में बताइए कि मेंस के लिए कैसे करना चाहिए, कैसे तैयारी आपने की थी? मेंस के लिए बेसिकली मैंने जो प्रीलिम्स का टाइम था उससे पहले ही मेंस को प्रिपेयर किया था। अपने नोट्स जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको पढ़ के कुछ-कुछ नोट्स बनाए थे, जो पॉसिबल लगा मुझे, खास तौर पे इकोनॉमी, एथिक्स और सोसाइटी, और इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद जब मेरा प्री क्वालीफाई हुआ, उसके बाद मैंने अपना ऑप्शनल को भी, क्योंकि ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बना लिए थे, तो उसको बार-बार रिवाइज़ किया उसी को। और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको आप अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं। बस हमें जो याद नहीं रहता है, उसके बीच में कीवर्ड्स हो गए या फैक्ट्स हो गए, उनको हम एक शॉर्ट नोट्स में समराइज़ करते हैं। तो वो जो वैल्यू एडिड चीज़ें हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, उसको एक जगह लिख लेते हैं, तो वो फाइनली हमारे आंसर्स में देखने को मिलता है। और जब प्री एक बार क्वालीफाई हो जाता है, तो उसके बाद हमें बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से मेंस के चारों जीएस, और इसमें हिंदी भी आती है, और ऐसे का भी होता है, तो वो भी एक मार्क्स इसमें ऐड होते हैं, जी, सर। और ऑप्शनल का भी मतलब उसी के साथ लेके चलना पड़ता है। राइट। मेंस में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे जब पेपर देने? सारे आते थे या फिर कुछ छूट जाते थे आपके?
पहला 2018 में दिया था, तो उसमें मेरे काफ़ी 2-2 क्वेश्चन या किसी में 2.5 क्वेश्चन छूट गए थे, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी और उस टाइम काफ़ी मतलब जब मैं पहली बार मेंस लिख रहा था, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इस बार मैंने मेंस में सारे क्वेश्चन किए हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना लिखें, अगर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर लिखें, लेकिन सारे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करें, तो आपका फाइनली मेरा मानना है कि इंटरव्यू तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन अगर थोड़ा-सा अगर आप वैल्यू एडिशन कर देंगे, थोड़ा-सा और अगर प्रेज़ेंटेशन पे काम कर लेंगे, जैसे डायग्राम्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गए या फिर मैप हो गए, अगर इस पे काम कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेनिफिशियल है और जो कि हम हमारे जितने फ्रेंड सर्किल हैं या हमने जिनसे बात की है, वो इस पे काम किया और सिलेक्शन उन्होंने पाया है। राइट, अगर बात की जाए जैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गए थे, तो आपको क्या लगा कि आपके किस पेपर में मार्क्स अच्छे आए थे या फिर इंटरव्यू में कैसे मार्क्स आए थे? क्योंकि रिजल्ट तो आपको मिल ही गया होगा। जी, एक्चुअली मेरा ऑप्शनल का पेपर भी गड़बड़ हो गया था, उस टाइम पूरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं कर पाया था मैंने। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरा हिंदी का और एसे का पेपर वो जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं मिले, क्योंकि हिंदी भी कठिन आती है, उसको रिवाइज़ करना पड़ता है चीज़ों को, और जो इंग्लिश मीडियम है यानी नॉन हिंदी मीडियम है, उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। तो उनके लिए यही है कि वो हिंदी को एक प्रॉपर टाइम और स्पेस दें, जिससे कि वो अपना रिवीज़न कर पाएँ जी। उसके समय के हिसाब से। एक्सपेक्टेशन रहती है हमें कहीं न कहीं कि हमारा ये हो जाएगा, इसके बाद ये रिजल्ट हो जाएगा। जब नहीं होता है तो डिमोटिवेशन सा आता है, तो स्टे मोटिवेट कैसे रहे? अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते रहे? मोटिवेशन बेसिकली अगर कोई भी प्रोसेस है इसमें, अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू पहुँचे हैं, तो इंटरव्यू पहुँचना ही पहली बात तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों एक ही जैसे हैं और सभी जो यूपीएससी के और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो यूपीपीसीएस देते हैं। जी। तो अगर मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अवेलेबल, यूपीएससी एक खुद में ही एक प्रेस्टिजियस जॉब है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सराउंडिंग देखें आज की डेट में कि कितने लोग गाँव से, कस्बे से वो ही करके निकल रहे हैं, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। मेरा भी बैकग्राउंड बिल्कुल मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और मेरे कई सारे फ्रेंड हैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किए, तो वो एसडीएम तक पहुँचे और भी बड़े पद पे हैं। तो अगर वो लोग पहुँच सकते हैं तो डेफ़िनेटली और भी लोग पहुँच सकते हैं। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है अपने आप राइट, में। कोचिंग और सेल्फ स्टडी आप किसको प्रेफ़रेंस देना चाहेंगे? अगर जिनको ऑर्गेनाइज़्ड पढ़ाई है, पढ़ाई की ज़रूरत है, अगर अगर सेल्फ स्टडी में दिक्कत है तो आप कोचिंग के लिए जाइए। अगर आपको डिसिप्लिन और ये सब नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ एक गाइडेंस अगर हो प्रॉपर, तो आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1 साल, 1.5 साल में आप सेल्फ स्टडी से पूरा चीज़ें कवर कर सकते हैं, अगर गाइडेंस है तो। नॉर्मली सबको ये कहता है कि अब कम बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि पहले कहते थे कि बुक्स नहीं है, हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, बुक्स नहीं है। अब तो मटेरियल भरा पड़ा है, कोचिंग का हो या फिर बुक्स हो। तो आप क्या कहना चाहोगे बुक्स के बारे में? मेरा मानना ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं। आप मुखर्जी नगर में चले जाएँगे या लखनऊ में रहेंगे या इलाहाबाद में रहेंगे, तो इतनी बुक्स हैं कि आप पूरी साल में बुक्स नहीं खत्म कर पाएँगे एक बार भी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। उसके अलावा फिर डेफ़िनेटली बिल्कुल अपना एक पर्टिकुलरली बुक लिस्ट होनी चाहिए, उसको जितनी बार आप मल्टीपल रिवाइज़ कर पाएँ। वो मल्टीपल रिवीजन आपको फ़ायदा देगा। नहीं मतलब अगर आप सारी बुक्स पढ़ते रहेंगे, सारे नोट्स पढ़ेंगे, सारे कोचिंग के करंट अफ़ेयर पढ़ते रहेंगे या सारे यूट्यूब के वीडियो देखते रहेंगे, तो आपका सारी चीज़ हौच-पौच हो जाएगी और रिवीजन टाइम पे नहीं करेंगे तो वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे वहाँ फैक्ट्स। अगर आपके घंटे की बात करें कितने घंटे? आप भी 12-15 घंटे पढ़ते थे कि जैसे कहा जाता है? नहीं, 12-15 घंटे तो नहीं, वो पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है, लेकिन हाँ, 8 या 10 घंटे और मैक्सिमम टाइम अगर एग्ज़ाम के पास आते थे तो जो खींच लेते तो 12 घंटे तो हो जाते थे, लेकिन इतना 15 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। और एक और चीज़, क्या रिवीज़न जो करते थे आप तो डे में 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या किस तरीके से रिवीज़न होता था? या फिर मंथली करते थे, वीकली कैसे करते थे? रिवीजन बेसिकली जैसे रिवाइज़ करना है तो हम 1, 2, 3 सब्जेक्ट दिन में रखते थे जिससे एफिशिएंसी बनी रहे। एक ही सब्जेक्ट रखते हैं तो थोड़ा-सा ये रहता है कि उसकी एफिशिएंसी एक ही सब्जेक्ट की कम हो जाती है। तो रिवीजन में मैं यही कहूँगा कि रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट मेरे हिसाब से दिन में जो है ये 2-3 सब्जेक्ट रखिए, जिससे क्या है हर सब्जेक्ट की अपनी-अपनी
एफिशिएंसी बनी रहे और बाकी हर इंसान का अपना-अपना तरीका होता है, किसी को एक दिन एक सब्जेक्ट ही पढ़ना अच्छा लगता है, एक बार में कंप्लीट करना पसंद है। तो वो हर एक इंसान की या हर एक एस्पिरेंट की अपनी-अपनी चॉइस है, तो वो जिस हिसाब से अपने पसंद करते हैं तो उस हिसाब से फॉलो करें। राइट, सो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स हैं? मैसेज मेरा यही है कि अगर इस जर्नी में कुछ आपको पाना है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँगे और इस जर्नी में लोग आपको धीरे-धीरे छोड़ते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो लोग भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो पेशेंस और आप मेहनत कंसिस्टेंटली कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है और जैसे मैंने फ़ील किया इस चीज़ को। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी को, स्ट्रेटजी को, ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।